Good morning, all of you. In today's part, we will discuss about some important numericals and also include the NCERT book numericals in this particular part, that is about the structure of atom. So let's proceed toward today's first lecture. That is the first question is, what is the limiting line in the hydrogen spectra? लिमिटिंग लाइन का आखिर मतलब क्या होता है? लिमिटिंग लाइन का मतलब होता है कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे आप इस डायग्राम में देखें, यू हैव एन इलेक्ट्रॉन, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ पे है? दैट इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट शेल, वो फर्स्ट शेल के अंदर देखो प्रेजेंट है। अब हम ये चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से और कहाँ पे जाएगा, बोलो इन्फिनिटी तक। फर्स्ट शेल से कहाँ पे जाएगा? अबाउट द इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तक जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? तो मीन्स द लाइन in the spectra which is obtained, एक ऐसी लाइन जो हमें कब मिलेगी, which is obtained by releasing the maximum energy is called as the limiting line, that is called as the limiting line। तो maximum energy आपको कब देनी पड़ेगी? maximum energy तभी देनी पड़ती है जब energy का जो गैप है, energy का गैप किसके बीच आपको दिखाई दे? टू शेल के बीच मैक्सिमम एनर्जी का डिफरेंस होना चाहिए। मैक्सिमम एनर्जी का डिफरेंस कब हो? व्हेन द इलेक्ट्रॉन मस्ट प्रेजेंट इन द फर्स्ट शेल, और जहां पे हम उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, भेजेंगे, वो आपकी कौन सी शेल होनी चाहिए? एट द इन्फिनिटी, मींस मैक्सिमम एनर्जी गैप हो जाएगा, तभी हमें लिमिटिंग लाइन मिलेगी। तो द लाइन इन द स्पेक्ट्रा विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिलीजिंग द मैक्सिमम एनर्जी इज कॉल्ड एज द लिमिटिंग लाइन। और इन अदर वे, अब बड़े ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे, the line in the spectra which is associated with the maximum frequency, क्योंकि आप ये जानते हैं ना कि जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के क्या होती है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब आप हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन कौन आ जाता है? दैट इज एच, दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू का रिलेशन है वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, तो एच सी अपॉन लैम्डा। So the line in the spectra which is associated with the maximum energy, which is associated with the maximum frequency, or which is associated with the minimum wavelength is called as the limiting line। आप उसे limiting line कहते हैं। अब इस डायग्राम की तरफ आप देखते रहें, आप इस डायग्राम में पर्टिकुलरली देखें, देखो इलेक्ट्रॉन की अब हम मूवमेंट शो करेंगे। देखो दैट इज द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट n इज इक्वल टू 1। नाउ इट विल गो एट द n2, कौन है बोलो यहाँ पे? इन्फिनिटी। देखो इलेक्ट्रॉन की, देखो ये मूवमेंट शो की, बड़े ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल में है और कहां पे मूव कर गया? एट द इन्फिनिटी तक वो मूव कर गया। नाउ दैट लाइन इज कॉल्ड एज द लिमिटिंग लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। और ये देखो हम मूवमेंट शो करेंगे इस टाइप से, ये हम आपको बता रहे हैं कि आपके डिफरेंट अब जितने न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं उनके अंदर हम ऐसे मूवमेंट शो करेंगे। कभी मूवमेंट होगी जैसे यहाँ पे हमने शो किया n इज इक्वल टू 4 से लेके 2 तक, सो दैट इज द मूवमेंट। और ये कैसा स्पेक्ट्रा होगा बोलो? आपकी 4 से 2 तक गया है, 4 से 2 तक गया तो बोलो क्या हुआ? आपकी अट्रैक्शन इंक्रीज हुई, अट्रैक्शन इंक्रीज हुई तो क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुई। तो ये जो ट्रांजिशन है, अगर कोई आपसे पूछे तो इससे हमें इमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा या आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो आप कहेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा, क्योंकि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द आउटर शेल टुवर्ड्स द इनर शेल, then the attraction between the nucleus and the electron goes on increasing, means the energy goes on releasing, और एनर्जी रिलीज होगी तो उसी को हम स्टडी करेंगे, and the spectra thus obtained is called as the emission spectra। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2.33। what transition in the hydrogen spectra would have the same wavelength as the Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2 of the helium He positive spectrum। मीन्स क्या है? हमारे पास हीलियम आयन है, दैट इज द वन इलेक्ट्रॉन स्पीसी। हमने पहले ही बता दिया था कि जो डिफरेंट रिलेशन हमने पढ़े थे बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बेसिस के ऊपर, दिस ऑल आर एप्लीकेबल फॉर द वन इलेक्ट्रॉन स्पीसी। He पॉजिटिव क्योंकि हीलियम है, इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 2, एटॉमिक नंबर तो 2 है। मींस इसके अंदर अगर ये न्यूट्रल स्पीसी होती तो इसके पास क्या होता? इट हैज 2 प्रोटॉन एंड द 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट नाउ इट हैज 1 पॉजिटिव चार्ज। Positive charge shows that it has now only 1 electron. Positive charge means now it has lost 1 electron. Previously in the neutral state, helium has 2 electron. Out of these 2 electrons, one of the electron get lost, which result in the formation of the He plus 1 ion. Now it has 1 electron, so it is a 1 electron species. So for the all 1 electron species, the formula, the Bohr's postulates are applicable। अगर हम वेव नंबर का रिलेशन देखें, वेव नंबर के बारे में देखें,
which are associated with the Balmer transition. आपने पढ़ा था ना, लेमान सीरीज, बाल्मर सीरीज. बाल्मर सीरीज कौन सी सीरीज होती है? बाल्मर सीरीज इज द सीरीज in which the all the outer shell electron come back in the second shell. अगर बाहर वाली किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाए? in the second shell. Now the energy released will be observed in which part of the electromagnetic spectrum? In the visible spectrum, in the visible region of the electromagnetic spectrum. तो बाल्मर सीरीज को हम स्टडी करते हैं इन द विजिबल रीजन. और सारे के सारे ट्रांजिशन कहां पे होंगी? फ्रॉम द आउटर शेल टू द सेकंड शेल. लेकिन यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि अगर आउटर शेल कौन सी है? फोर्थ शेल. वहां से ट्रांजिशन हुई और एंड कहां पे होती है? सेकंड शेल. बिकॉज इट एंड इन द सेकंड शेल, सो इट इज अ बाल्मर ट्रांजिशन. इसलिए हम उसको बाल्मर ट्रांजिशन कहते हैं. अगर वो फिफ्थ शेल से सेकंड में आती, then it is also the Balmer transition. लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि बाल्मर ट्रांजिशन कहां से कहां वाली हमने ली है? फोर्थ शेल से लेके सेकंड शेल. देखो ये हमने इलेक्ट्रॉन की देखो मूवमेंट दिखाया. आप ध्यान से इस इलेक्ट्रॉन की तरफ देखो, आपका ध्यान रहना चाहिए. जो इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट? इन द फोर्थ शेल. वो ट्रांजिट होके देखो, अब हम मूवमेंट दिखाते हैं. देखो ये सेकंड शेल के अंदर आ गया. क्लियर हो गया? अगर हमारे पास N1 बोलो कौन है यहाँ पे? 2. N2 कौन है बोलो? 4. जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है. किस चीज का? यहाँ पे हीलियम लिया है हमने. तो जो फॉर्मूला था आपका वेव नंबर का, न्यू बार, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट आर जेड स्क्वायर. और स्क्वायर ब्रैकेट में कौन है? 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. और यूनिट क्या? सेंटीमीटर इनवर्स. अगर हम वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, आर दैट इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, जेड एटॉमिक नंबर कितना होगा हीलियम का, जो हमने पहले ही बताया था. एटॉमिक नंबर कितना होता है? दैट इज 2. तो जेड की वैल्यू आपने कितनी पुट की? दैट इज 2. 2 का स्क्वायर. और फिर n1 दैट इज 2, n2 दैट इज 4. वो वैल्यू हमने फार्मूला में पुट कर दी. देखो यहाँ पे n1 की जगह 2, n2 की जगह बोलो क्या पुट किया? 4. जब हमने इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका क्या आ जाएगा? 3r/4. बोलो कितना आ गया? 3r/4. अब हमारे क्वेश्चन को आप दोबारा से पढ़ें कि व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा वुड हैव द सेम वेवलेंथ. ये न्यू बार की वैल्यू यहाँ पे आ गई. न्यू बार बोलो क्या होता है? 3r/4 आ गया हमारा आंसर. अगर हम इसको न्यू बार क्योंकि किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा. अगर हम अब लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? तो लैम्डा इज इक्वल टू जस्ट रिवर्स ऑफ दैट, मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3r. 4 अपॉन 3r. अब नेक्स्ट हमारा डिजायर्ड जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या है? द डिजायर्ड ट्रांजिशन फॉर द हाइड्रोजन विल हैव द सेम वेवलेंथ एज दैट ऑफ द हीलियम आयन. अब अपॉन 1 अपॉन लैम्डा अगर हम निकालें, दैट इज इक्वल टू बोलो क्या होगा? वही आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स. और दूसरे शब्दों में कहेंगे दैट इज इक्वल टू बोलो क्या? 3r/4. 3r/4 दैट इज इक्वल टू r. क्योंकि हाइड्रोजन के केस में अब हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो हमने वैल्यू क्या पुट की? जेड की वैल्यू. जेड वैल्यू इज 1 बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. उसके बाद हम क्या लिखेंगे आगे? 3/4. देखो आर से आर देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया ना? आर से आर कैंसिल, तो क्या आ गया? 3/4 इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. अब हमें यहां से निकालनी है n1 और n2 की वैल्यू. और n1 और n2 की वैल्यू हम कैसे निकालें? n1 और n2 की वैल्यू निकालने के लिए देखो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ये, आपको बड़े ध्यान से देखें. दो फैक्टर हैं आपके पास, एक तो है 1 अपॉन n2 स्क्वायर, माइनस में क्या है? 1 अपॉन n2 स्क्वायर. और इनको जब हम इस टाइप से कैलकुलेट करें तो आंसर आना चाहिए आपका 3/4. कहने का मतलब अगर हम n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर का एलसीएम लें, दैट मस्ट बी 4. क्योंकि 3/4 में नीचे डिनोमिनेटर कौन है? दैट इज 4. जो नीचे होता है डिनोमिनेटर वो कब आएगा? 4. जब 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर में हम एलसीएम लें तो एलसीएम बोलो कितना आना चाहिए? 4. तो वही देखो चीज हम साइड में आपको लिख के समझा रहे हैं. n1 स्क्वायर, ये n2 स्क्वायर और आगे एलसीएम. तो n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर का एलसीएम कितना आना चाहिए? 4. बोलो 4 कब आएगा? वो तब आ सकता है अगर n1 स्क्वायर की वैल्यू 1 हो और n2 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो? 4 हो. तो एलसीएम 4 आ सकता है. और कैसे आ सकता है? अगर n1 स्क्वायर की वैल्यू 2 हो, n2 स्क्वायर की वैल्यू 4 हो, तब भी एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा? दैट इज 4. अगर n1 स्क्वायर की वैल्यू 4 हो, n2 स्क्वायर की वैल्यू भी 4 हो, then also the LCM will be 4. लेकिन out of these three possibilities, which possibility will give the numerator as 3? देखो ये न्यूमरेटर ऊपर बोलो कितना आना चाहिए? वो 3 आना चाहिए. एक चीज और आप बड़े ध्यान से देखें
कि जो n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर की वैल्यू है ये यहाँ पे, बोलो क्या, और ये एलसीएम 4 आना चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर भी 3 आ जाना चाहिए। हम देखो आपको यहाँ पे पुट करके दिखाते हैं। पुट करके देखो हमने कैसे दिखाया, बड़े ध्यान से देखना। इस फॉर्मूले के अंदर हम पहली पॉसिबिलिटी को देखते हैं, जहां पे n1 स्क्वायर की वैल्यू बोलो क्या है आपकी 1 है। देखो हमने पुट किया कि 1/1 माइनस, देखो n1 स्क्वायर की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, माइनस n2 स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे 4, माइनस 1/4। अब ध्यान से देखें, अब अगर हम एलसीएम ले लें, यहाँ पे एलसीएम इज 4 जैसे हमने बताया था, तो बताओ क्या आएगा, 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3/4। यही आंसर आना चाहिए था देखो, और यही हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। बोलो क्या आ गया, 3/4, 3/4 आ गया। तो इट मीन्स फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज करेक्ट। देखो ये जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है दैट इज करेक्ट। मतलब क्या हुआ कि n1 स्क्वायर की वैल्यू 1 है, n1 स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 है तो n1 की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ n1 विल बी 1। n2 स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो n2 की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ n2 विल बी 2, क्योंकि तभी तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा ना। मींस n1 की वैल्यू 1 हो गई, n2 की वैल्यू क्या आ गई 2। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, सर सेकंड पॉसिबिलिटी भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ये तो हमने आपको बता ही दिया कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज करेक्ट। मींस जो ट्रांजिशन होगा वो कौन सा होगा, n1 की वैल्यू 1 होगी, n2 की 2 होगी। लेकिन एक बार आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम सेकंड पॉसिबिलिटी को भी देख लेते हैं। मींस देखो ये n1 स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करें, देखो हमने 2 पुट कर दिया। n2 स्क्वायर की जगह बोलो क्या पुट करें, देखो हमने 4 पुट कर दिया। अब आप एलसीएम लेके देखें क्या हमारा आंसर क्या आता है। देखो एलसीएम तो 4 हो गया, तो 2 2 जा 4, देखो ये 2 हो गया, 4 1 जा 4, देखो ये 1 आ गया, तो 2 माइनस 1 1/4। तो क्या हमारा आंसर 1/4 आना चाहिए, नो, हमारा आंसर कितना आना चाहिए 3/4। वो तो नहीं आया, इट मीन जो हमारी ये सेकंड पॉसिबिलिटी थी दैट इज रॉन्ग। सिमिलरली जो हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी है उसको भी देखो आपको पुट करके दिखा देते हैं। n1 स्क्वायर 4, n2 स्क्वायर भी 4, ये हमने 4 लिया, तो बोलो क्या आया 1 माइनस 1 दैट इज 0/4, दैट इज 0। तो क्या 0 आंसर है, नो, 3/4 चाहिए। तो मीन्स 3/4 आंसर आपका कब आएगा, जब हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी, और जो नेक्स्ट 2 पॉसिबिलिटी है दीज आर रॉन्ग। मीन्स यहां से कंक्लूजन क्या निकाला, दैट इज कॉल्ड एज द हिट एंड ट्रायल मेथड, कि जब हमने डिफरेंट पॉसिबिलिटी लिखी तो उसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। बाय दैट हिट एंड ट्रायल मेथड वी फाउंड दैट the only correct possibility is that when n1 is equal to 2 and n2 is equal to 2, n1 is equal to 1, n1 की वैल्यू तो 1 होनी चाहिए और n2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2। मींस जो ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, द ट्रांजिशन फॉर n2 2 से लेके 1 तक, मींस इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे जाए, आपका इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 में है और वो कहां पे चला जाए, देखो ये 2 से कहां पे आ जाए 1 में, अगर ट्रांजिशन हो जाए। देखो जैसे मैंने डायग्राम में अभी शो किया, 2 से 1 में आ जाए, तो 2 से जब 1 में आएगा तो उस वक्त वही सेम वेवलेंथ होगी जो ट्रांजिशन कब हो, जो बाल्मर ट्रांजिशन हो रही थी हीलियम +1 आयन के अंदर 4 से लेके 2 के अंदर। सो दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेते हैं, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। देखो जो हमारी ये प्रोसेस है He+1 किस में कन्वर्ट हो गया, He+2 के अंदर बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 2.18 multiplied by 10 raised to the power minus 18 जूल पर एटम। मींस आयनाइजेशन एनर्जी आप कहते किसे हैं, पहले उसकी डेफिनेशन का आपको पता होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी मींस द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव ए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। और कहां से निकालेंगे, फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ओवरऑल आपकी डेफिनेशन क्या बनती है आयनाइजेशन एनर्जी की, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंशियल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मींस उस इलेक्ट्रॉन को आप इन्फिनिटी तक पहुंचा दें। कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन है जो उसकी वैलेंशियल होगी, वैलेंशियल आपके जैसे हाइड्रोजन के केस में देखें तो 1s1 कॉन्फिगरेशन होती है, तो फर्स्ट शेल के अंदर ही है वो इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन को कहां पे पहुंचा दें, इन्फिनिटी तक, मींस n इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक, तो वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -18 जूल पर एटम। तो अब हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो द एनर्जी एसोसिएटेड विद द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज गिवन बाय En इज इक्वल टू, ये फार्मूला हम पहले ही आपको सिखा चुके हैं, 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -18 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जूल पर एटम। जूल पर एटम की फॉर्म में है ये। फॉर द आयनाइजेशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम n1 की वैल्यू बोलो क्या होगी 1,
N2 की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी पे होगी। अब आप पूरे डायग्राम की तरफ ध्यान देखना, हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो कर रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, N1 से लेके इन्फिनिटी तक। फिर से देखे कहाँ पे है बोलो इलेक्ट्रॉन, आप इस इलेक्ट्रॉन को बैठे हुए देखे कहाँ पे, इट इज प्रेजेंट इन द N1। और कहाँ पे जाएगा, देखो ये N इन्फिनिटी है, यहाँ पे लास्ट शेल को हमने N इन्फिनिटी मान लिया। देखो इलेक्ट्रॉन की देखो मूवमेंट हो गई। अब कितनी एनर्जी हमें उसको देनी पड़ी, अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। देखो N1 की जगह हमने 1 पुट कर दिया, N2 की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया हमने। और Z की वैल्यू फॉर द आयनाइजेशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम अगर हम देखें तो Z की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का बोलो वो कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 1। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 8.72 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस में 18 जूल पर एटम फॉर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान जरूर रखेंगे, एक चीज के बारे में बड़ी बेसिक, कि जो एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ी थी वो बोलो वो एनर्जी क्या थी यहाँ पे, द एनर्जी रिक्वायर्ड विद द हाइड्रोजन लाइक स्पीसी इज गिवन बाय, देखो ये वैल्यू यहाँ पे गिवन थी बेटा, ध्यान से देखें 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस में 18 जूल पर एटम, ये एनर्जी की वैल्यू गिवन थी। हमने यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, देखो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं हमारे डिफरेंट फार्मूला, कि जो फार्मूला था हमारा क्या था कि ई एन किसके इक्वल होता है, ई एन इक्वल होता है कि जो एनर्जी विच इज गिवन फॉर द हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर और डिवाइडेड बाय बोलो क्या था आपका एन स्क्वायर, ये फार्मूला था। फिर ट्रांजिशन के लिए हमारा ये फार्मूला था जो हमने यहाँ पे निकाला। तो मीन्स जो आपकी ये एनर्जी थी ई एच जो हमने वैल्यू पुट की, ये क्या थी फॉर द हाइड्रोजन के आयनाइजेशन के लिए, वो डायरेक्टली यहाँ पे गिवन थी। तो इसलिए ई एच की जगह देखो ये वैल्यू हमने पहले ही फार्मूला के अंदर लिख दी थी हाइड्रोजन के लिए। फिर जेड हमें किसके लिए निकालना था, हमें अब ये निकालना था कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। ये प्रोसेस कौन सी थी, यहाँ पे था हीलियम प्लस बनाए जिसका एटॉमिक नंबर कितना था, दैट इज 2। तो फिर हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जब हीलियम के अंदर बोलो वो भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, He+1 आयन के अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका ट्रांजिशन भी उसका आयनाइजेशन भी ऐसे ही होगा जैसे कि हमने हाइड्रोजन का दिखाया। तो मीन्स जैसे कि आयनाइजेशन यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का हुआ उसी टाइप से, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन था, He+ के केस में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इन बोथ ऑफ द केसेस वेदर इट इज द हाइड्रोजन एटम और द He+1 आयन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन N1 इज इक्वल टू 1 और उसका आयनाइजेशन हम करेंगे N2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक। अगर वो हीलियम है, प्रोसेस किसके केस में चल रही है, जिसकी एनर्जी हमें निकाली हीलियम, तो इसीलिए हमने जेड की वैल्यू बोलो यहाँ पे क्या पुट की, दैट इज द वैल्यू 2 बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ द हीलियम इज 2। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जो हमने ऊपर पहले ही जो रिलेशन लिखा था वो इन कोरिलेशन विद द हाइड्रोजन एटम लिखा था, क्योंकि ई एच हमने यहाँ पे देखो ले लिया, ई एच की वैल्यू डायरेक्टली गिवन थी आपके न्यूमेरिकल के अंदर, तो हमने वहां पे पुट कर दी। तो इस टाइप से जो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द गिवन प्रोसेस दैट इज द फॉर द कन्वर्जन ऑफ He+1 आयन इनटू द He+2 आयन, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट इज द 8.72 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस में 18 जूल पर एटम, दैट इज द आंसर हियर। Now the next question, question number 2.13. What is the wavelength of the light emitted when the electron in a hydrogen atom undergo transition from an energy level with n is equal to 4 to an energy level with n is equal to 2? अब ध्यान से देखें जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है बोलो किसमें प्रेजेंट है डायग्राम में, फोर्थ शेल के अंदर, वो जाएगा कहां पे, इन द सेकंड शेल के अंदर। तो मीन्स जो जब हम ट्रांजिशन करेंगे n इक्वल टू 4 से लेकर n इक्वल टू 2 ट्रांजिशन हम करेंगे तो फाइनल स्टेट क्या है, n इक्वल टू 2, और n इक्वल टू 2 कौन सी सीरीज होती है, दैट इज द पाल्मर सीरीज। और जब ये ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी कहां पे निकलेगी, एनर्जी विल बी रिलीज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में, विजिबल रीजन के अंदर। देखो ये ट्रांजिशन हमने होते हुए दिखाया, n इक्वल टू 4 से लेके कहां पे हो रहा है, n इक्वल टू 2 के अंदर। अब हम नेक्स्ट फर्दर देखते हैं फार्मूला, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज गिवन बाय En इज इक्वल टू, देखो हमारा फार्मूला है और यहाँ पे हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 18। ये ना भी दे तो हमें ये फार्मूला याद रखना ही होता है। n इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू 4 वैल्यू आप पुट करेंगे, n2 की वैल्यू 2 पुट करेंगे। जैसे हमने ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे देखो z, देखो ये z की वैल्यू हमने क्या पुट की, दैट इज 2 हियर। तो मींस व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम अंडरगो ट्रांजिशन from the energy level with n is equal to 4 into the n is equal to 2, मीन्स यहाँ पे आप z की वैल्यू बेटा आप यहाँ पे 1 पुट कर दे, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए नहीं है ये।
फॉर द हाइड्रोजन के लिए है, क्वेश्चन में हाइड्रोजन ही ले रखा है, हमारे लिए हीलियम नहीं है, तो आप ये करेक्शन कर लेना। उसके बाद हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा बेटा, ये कैलकुलेशन भी आप करके देख लेना, आपके इस आंसर अगर ये ना आए तो जो भी आपकी कैलकुलेशन आएगी आप उसको करेक्ट करके यहाँ पे लिख लेना, दैट इज इन जूल पर एटम। अगर फिर हम वेवलेंथ निकालेंगे, अब जानते हैं इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा फार्मूला, अपने वेवलेंथ निकालनी है, h इज ए प्लैंक्स कांस्टेंट, ये वैल्यू हमने पुट की 6.62 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस में 14, c वेलोसिटी ऑफ द लाइट 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, और एनर्जी जो अभी हमने यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट की है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ बेटा, यहाँ पे अब ये जो हमने z की वैल्यू 1 पुट की थी, उसके बाद आप कैलकुलेट करके देख लेना कि यहाँ पे जो हमारा आंसर है ये 4.0875 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 1918 जूल पर एटम ही आता है। जो भी आता है वही आप पुट करेंगे यहाँ पे एनर्जी की जगह। अगर सेम आई यही तो आप यही पुट कर देना, कैलकुलेशन आप जरूर करें। फिर फाइनली ये हमारा आंसर आ जाएगा 486.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस में 9 मीटर, और इसको नैनोमीटर में आप लिख देंगे बिकॉज 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस में 9 मीटर। Now the next question, how much energy is required to ionize a hydrogen atom if the electron occupies n is equal to 5 orbit? Compare your answer with the ionization enthalpy of the H atom, energy required to remove the electron from the n is equal to 1 orbit. देखो, for the ionization of the hydrogen atom, किस टाइप से आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, कहां से करना है, लेकिन ये यहाँ पे फिक्स कर दिया कि मान लीजिए, सिर्फ एजम्पशन है ये, मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट होता, इफ इट इज प्रेजेंट इन द फिफ्थ शेल, और फिर उसका आयनाइजेशन करें हम, फिर उसका कंपैरिजन किसके साथ करना है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट शेल, फिर उसका आयनाइजेशन, और फिर कितनी एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जब अगर हमने देखो फिर से देखे डायग्राम, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो ये आप इसको फर्स्ट शेल ना माने, हमने इंटरमीडिएट जो शेल थी उनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। देखो मैंने यहाँ पे, देखो मैं डैश डैश दिखा देता हूँ, मींस यहाँ पे ये इंटरमीडिएट शेल है जो हमने शो नहीं किया है यहाँ पे, डायरेक्ट हमने फिफ्थ शेल से स्टार्ट कर दिया, मींस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द फिफ्थ शेल, उसका हमने आयनाइजेशन कर दिया। देखो उसके बाद एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हमने वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, n1 की वैल्यू बोलो क्या 5, और n2 की वैल्यू बोलो क्या इन्फिनिटी, आप पुट कर देंगे। और एक चीज का जरूर ध्यान रखें, यहाँ पे z की वैल्यू बेटा ये 1 पुट कर लेना है, यहाँ पे z की वैल्यू 1 पुट कर लेना, बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद वो आप नीचे यहाँ पे लिख लेंगे। फॉर द आयनाइजेशन अब कंपैरिजन किसके साथ करना है, इफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट शेल, फिर अगर उसका आयनाइजेशन होगा, आप डायग्राम की तरफ देखना, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल के अंदर है, हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 लिख दिया है। जब इसका आयनाइजेशन होगा मीन्स हम कितनी एनर्जी दें, कितनी एनर्जी दें, कि देखो ध्यान से देखें कि जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के अंदर प्रेजेंट है और इसके न्यूक्लियस के साथ बेटा देखो अट्रैक्शन है यहाँ पे, हाउ मच एनर्जी इज प्रोवाइडेड, कितनी एनर्जी हम इसको दें कि इसका अब ट्रांजिशन हो जाए, ये लॉस्ट हो जाए, कहां पे चला जाए बोलो, इन्फिनिटी शेल तक, मीन्स उसको आयनाइजेशन ही कहते हैं। तो कितनी एनर्जी आपने बाहर से दी, दैट इज द एनर्जी, यहाँ पे हमने लिखा, वही सेम फॉर्मूला आपका, n1 की वैल्यू बोलो क्या पुट करेंगे आप यहाँ पे 1, और n2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे इन्फिनिटी। फिर जो आपका आंसर आएगा, नाउ यू विल टेक द डिफरेंस, और आपको यहाँ पे क्या दिखाई दिया, आपको ये देखना था कहाँ पे एनर्जी कम लगेगी कहाँ पे ज्यादा, हेंस द लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज एन इलेक्ट्रॉन which is present in the fifth orbit of the hydrogen atom as compared to it is present in the ground state, means it is present in the first shell। वो तो बेटा बेसिक भी आपको दिख रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो it is strongly attracted with the nucleus, so very high amount of energy is required to remove that electron, while if the electron is present in the fifth shell it is present far away from the nucleus। आप उस फिफ्थ शेल के इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करेंगे, because there is less attraction in between the electron which is present in the fifth shell and the nucleus, so the less amount of energy is required to remove it। लेकिन इसको मैथमेटिकली हमें प्रूव करना था, इस फार्मूला के द्वारा हमें प्रूव करना था, तो हमने यहाँ पे आंसर निकाल दिया। आपने देखा कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द डिफरेंट ट्रांजिशन, तो आप ये जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे आपने देखा वहां पे आया 8.72 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस में 20। ये देखना बेटा, आप कभी आप ये वैल्यू देख ले 8.72, सर ये वैल्यू तो ज्यादा है,
2.18 की वैल्यू तो कम है। आप अगला फैक्टर देखें, यहाँ पे देखें 10 की पावर माइनस में 18 है और वहां पे 10 की पावर माइनस में 20 है, दैट इज लोअर वैल्यू, वो कम वैल्यू है, माइनस में 20 है वहां पे। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान दें। कई बार जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है कि हम नेक्स्ट वैल्यू को नहीं देखते, यानी 10 की पावर माइनस 20 तक आपका ध्यान ना जाए, 10 की पावर माइनस 18 तक आपका ध्यान ना जाए, आप सिर्फ फर्स्ट फैक्टर को देख ले 8.72 और यहाँ पे 2.18, और आप कहें सर 2.18 तो छोटी वैल्यू है, लेकिन ओवरऑल कंप्लीट देखना है आपको। 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 18 है, दैट इज बिगर वैल्यू, और 8.72 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 20 है, दैट इज स्मॉलर वैल्यू। Next question, question number 2.15. What is the maximum number of emission lines when the excited electron of an H atom in n is equal to 6 drops into the ground state? Means कितनी maximum number of emission lines हमें obtain होंगी जब इलेक्ट्रॉन बोलो कहां पे प्रेजेंट है, if the electron is present in the n is equal to 6 1, और वो कहां पे आ जाए, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट शेल में आ जाए, तो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी हमें मिलेंगी। तो हम डायग्रामेटिकली भी देखेंगे बेटा यहाँ पे। अब ध्यान से देखें यहाँ पे कि देखो आपके कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है बोलो, इफ इट इज प्रेजेंट इन द 6th शेल, देखो ध्यान से देखें ये 6th शेल में प्रेजेंट है यहाँ पे, तो 6th शेल से फर्स्ट शेल में आया, ध्यान से देखते चले जाओ ना बेटा, अब टोटल कितनी लाइंस पॉसिबल है। 6th शेल से फर्स्ट शेल में आया, ऐसे ही आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज देखेंगे यहाँ पे कि when the excited electron of H atom in the n is equal to 6 drops to the ground state, the following possible number of transitions are possible. Different possible transition है यहाँ पे, मतलब कि आपका जो n is equal to 6 से ड्रॉप करते हैं तो n is equal to 6 से कहाँ पे आएगा बोलो, फर्स्ट शेल में आ गया, 5th से भी फर्स्ट में आ सकता है, 4th से भी आ सकता है, एंड सो ऑन। और कौन सी लाइन पॉसिबल हो सकती है, हो सकता है जब वो इलेक्ट्रॉन आ रहा हो 6 से वो सेकंड में रुक जाए, 4th में, 3rd एंड सो ऑन। देखो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हमने दिखा रखी है, हम ये बता रहे हैं कि मैक्सिमम कितनी लाइंस हमें मिलेंगी। What is the maximum number of emission lines when the excited electron of an H atom in the n is equal to 6 drops to the ground state? ग्राउंड स्टेट तक जब वो आता है दैट इज द फाइनल स्टेट, लेकिन उससे पहले भी तो डिफरेंट पॉसिबल नंबर ऑफ लाइंस हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, तो मींस हैज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस विल बी द, बोलो कितनी, अगर वो n is equal to 6 से n is equal to 1 तक आए तो बोलो कितनी लाइंस, 5 लाइंस। उसके बाद नेक्स्ट देखें n is equal to 6 से कहां पे रुक जाए, सेकंड में, सेकंड तक भी तो रुक सकता है, वो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, 4 लाइंस। उसके बाद n is equal to 4 से देखें फिर वो कहां पे आता है बोलो, आपकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज देखते चले जाएं, यानी n is equal to 6 से 1 में आ गया, n is equal to 6 से 2 में आ जाए, n is equal to 6 से कहां पे आ जाए, थर्ड में आ जाए, n is equal to 6 से कहां पे आ जाए, 5th में आ जाए, एंड सो ऑन। ये डिफरेंट जितनी भी पॉसिबिलिटीज की जो लाइन है वो कितनी हो सकती है, वो टोटल 15 लाइंस है, लेकिन इसके लिए एक बेसिक सिंपल फार्मूला भी है। वो फार्मूला देखो आपका क्या है, द नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन in present in the nth level drops down into the ground state. Formula is the maximum number of possible lines will be n into n minus 1 divided by 2. n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, दैट इज 6, क्योंकि प्रेजेंट कहां पे है, कौन सी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो 6 शेल में है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, बोलो आंसर कितना आएगा, दैट इज 15। 15 आ जाएगा ना, क्योंकि देखो 6 माइनस 1 5, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 30 डिवाइड बाय 2, दैट इज द 15 लाइंस, तो 15 लाइंस हमें मिल जाएंगी। ऐसे ही मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको ये दे दे कि n इज इक्वल टू 6 से नॉट इन द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट वाली बातों को नेग्लेक्ट कर दें, उससे अदर कितनी पॉसिबल लाइंस हो सकती हैं, फिर डायग्राम हमने ड्रा किया, आप इन लाइंस को हटा दें, इन लाइंस को हटा दिया, अभी आपका आंसर आया था, आपने देखा था 15 लाइंस, अगर हम इन 5 लाइंस को हटा दें, बोलो हाउ मेनी लाइंस आर रिमेनिंग, 10 लाइंस, तो 10 हमारा आंसर आना चाहिए। उसको देख भी लेते हैं, देखो यहाँ पे 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 टोटल 10 लाइंस। 4 कैसे, देखो सेकंड में कहां से आ सकता है, देखो ये 4 लाइंस है यहाँ पे, उसके बाद 3 2 एंड द 1, लेकिन मैथमेटिकली अगर हम देखें एक फार्मूला है हमारा कि नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन द nth लेवल ड्रॉप्स डाउन टू द any लेवल अदर देन द ग्राउंड स्टेट। फार्मूला क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस कितनी होंगी, तो फार्मूला है आपका n2 माइनस n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 माइनस n1 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2,
तो N2 क्या है? N2 इज 6, ग्राउंड स्टेट नहीं है, कहां तक का देखना है? N इज इक्वल टू 2 तक। तो अब क्या पुट करेंगे? 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 2 प्लस 1, तो बोलो कितना आ गया? 6 माइनस 2 क्या होगा? दैट इज 4, और 6 माइनस 2 4 प्लस 1 दैट इज 5, तो 5 4 जा 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज द 10 आंसर। तो इस टाइप से 10 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। The energy associated with the first orbit in the hydrogen atom is, देखो ये वैल्यू गिवन है -2.18 multiplied by 10 की पावर -18 जूल पर एटम। What is the energy associated with the fifth orbit? ये फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करना है हमें। सेकंड, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम। एक हमें रेडियस भी कैलकुलेट करना है। तो सिंपल फॉर्मूला है हमारा 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम। जेड की वैल्यू क्या पुट कर दें? 1, क्योंकि यहाँ पे एटम हमारा कौन सा गिवन है? दैट इज द हाइड्रोजन एटम। प्रेजेंट कहां पे बोलो इलेक्ट्रॉन? दैट इज द फिफ्थ ऑर्बिट। तो एन की वैल्यू बोलो आपने क्या पुट की? दैट इज द 5, तो 5 का स्क्वायर आपने लिया। अब का आंसर कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे? 8.72 multiplied by 10 raised to the power -20 जूल पर एटम इज द आंसर। अब हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ द बोहर्स nth ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम, जिसको Rn से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फार्मूला क्या था? 0.0592 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, नैनोमीटर के अंदर। n की वैल्यू बोलो आप क्या पुट करेंगे? दैट इज 5 हियर। जैसे आप मल्टीप्लाई किया, आपने इसको कैलकुलेट किया, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, तो जेड की जगह आपने 1 पुट कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा 1.3225 नैनोमीटर विल बी द आंसर। नैनोमीटर में हम आंसर यहाँ पे निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होगा? आप जानते हैं ना कि एनर्जी का रिलेशन is equal to h nu is equal to hc upon lambda। means longest wavelength means maximum wavelength। maximum wavelength का मतलब एनर्जी सबसे कम हो। तो एनर्जी सबसे कम कब होगी? हाइड्रोजन के केस में, और बाल्मर सीरीज हमें करनी हो, तो बोलो कब? बाल्मर सीरीज कौन सी सीरीज होती है? बाल्मर सीरीज इज द सीरीज इन विच द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स कम इन द n is equal to 2। तो n is equal to 2 में इलेक्ट्रॉन आए, कहां से आए? जल्दी से सोचो, बोलो कहां से आएगा? जहां पे एनर्जी सबसे कम हो रिलीज, वो बताओ कौन सी पॉसिबिलिटी है? वो सिर्फ पॉसिबिलिटी हो सकती है n is equal to 2 में कहां से आए? n is equal to 3 से आए, तभी तो एनर्जी का गैप कम होगा। देखो 2 में इलेक्ट्रॉन आना है, कहां पे आए? 3 से, तो 3 और 2 के बीच ही तो एनर्जी का गैप कम से कम होगा। तो क्योंकि एनर्जी कम रखनी है, क्योंकि वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? ज्यादा। यही हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ ज्यादा मींस एनर्जी कम से कम कब हो? मींस सेकंड शेल में तो आना ही है, कहां से आए? एनर्जी गैप कब होगा? देखो सेकंड और थर्ड के बीच सबसे कम एनर्जी गैप है, तो 3 से 2 में आएगा। आप इस इलेक्ट्रॉन की तरफ देखो, ध्यान भी देना, हम इसकी अब मूवमेंट भी शो करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे आएगा? 3 से 2 के अंदर। फार्मूला क्या था बोलो हमारा? ये सेम फार्मूला देखो आप पहले से पढ़ चुके होते हैं। जस्ट वैल्यू पुट की हमने, जेड की जगह हमने 1 पुट कर दिया, और n1 की जगह हमने 2 पुट किया, n2 की जगह हमने 3 पुट कर दिया, और उसके बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा 1.5236 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स। और आर की देखो डिफरेंट रिलेशन होते हैं बेटा। आर की ये वैल्यू भी होती है 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स की फॉर्म में लिखें तो आप क्या करेंगे? 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 की पावर 5 से डिवाइड भी कर दें। एक तो काम ये करें, प्लस सेंटीमीटर इनवर्स मींस डिवाइडेड में है, तो मींस आपने क्या किया? इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय आपने डिवाइड कर दिया, क्योंकि पर सेंटीमीटर, बेटा ये ध्यान रखें, ये डिवाइडेड में है बेटा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट करते क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिवाइड नीचे है सेंटीमीटर, डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर ही आ जाएगा आपका, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाइड बाय 100 लिखा है। प्लस साथ के साथ अगर हम सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, सेम से डिवाइड कर दें, तो मैथमेटिक्स के अनुसार उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा इससे? ओवरऑल मीटर इनवर्स में बोलो क्या आंसर आ गया? 1.1। देखो 1 2 3 4 5, 5 के बाद तो बेटा देखो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। किसकी वजह से? देखो जो डिवाइडेड में 10 की पावर 5 है,
क्लियर हो गया इतना? और ऊपर क्या रह गया, 10 की पावर 5, और एक ये 100 था, तो 10 की पावर देखो 7 हो गया। तो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द रेडबर्ग कांस्टेंट आर। 1/r की वैल्यू भी आप कई बार डायरेक्ट पुट कर सकते हैं काफी न्यूमेरिकल के अंदर। तो 1/r होता है 911.5 एंगस्ट्रॉन की फॉर्म में, अगर आप इसको लिखें। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं। व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स रिक्वायर्ड? ये पूरी स्टेटमेंट आपके सामने, आप ध्यान से पढ़ ले बेटा सभी बच्चे। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी is given by minus 2.18 multiplied by 10 की पावर माइनस में 11 अर्ग्स। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी अर्ग्स में गिवन है, उसको हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया। आप जानते हैं ना 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। अब अर्ग है, इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे। बोलो किससे डिवाइड करेंगे? 10 की पावर 7 से। तो जब 10 की पावर 7 से डिवाइड किया, ऊपर आके क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 7, और फिर क्या आ जाएगा बोलो, टोटल 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस में 18 जूल। अब एनर्जी कब रिक्वायरमेंट हमें देखनी है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट देखनी है फॉर द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, बोलो कहां से कहां पे, n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 5। अब बड़े ध्यान से देखें, हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट टू द फिफ्थ ऑर्बिट, एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। तो देखो एनर्जी का रिलेशन क्या था, बड़ा सिंपल रिलेशन है जो आप बार बार पढ़ते आए हैं। एनर्जी इज इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर, और आगे 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जूल पर एटम। वैल्यू आपने सिंपल पुट कर दी, जेड की जगह 1, n1 की जगह 1, n2 की जगह आपने 5 पुट किया। सिंपली कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा 2.0928 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 18 जूल पर एटम। वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड, अब बड़े ध्यान से देखना, वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड कब, देखो फार्मूला क्या है इसका, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा होता है। तो E ऊपर नीचे आ गया और लेमडा आपने ऊपर ले दिया, तो लेमडा का फार्मूला क्या हुआ, लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई। जस्ट पुट द वैल्यू, H प्लैंक्स कांस्टेंट, C वेलोसिटी ऑफ द लाइट, E इज द एनर्जी जो हमने ऊपर पहले से ही कैलकुलेट कर ली है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9.498 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस में 8 मीटर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन द हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, देखो ये रिलेशन गिवन है डायरेक्ट। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द n is equal to second orbit. What is the longest wavelength of the light in centimeter that can be used to cause this transition? तो एनर्जी का रिलेशन तो आप जानते ही हैं, ये सीधा रिलेशन है हमारा, 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस में 18 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस में 1/n2 स्क्वायर जूल पर एटम। फॉर द आयनाइजेशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम n1 इज इक्वल टू 2, देखो ये गिवन था, कैलकुलेट द, क्वेश्चन में था ना, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द n इज इक्वल टू सेकंड ऑर्बिट। अगर वो सेकंड ऑर्बिट में है, आप नीचे डायग्राम की तरफ भी देखना, देखो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेकंड शेल के अंदर, और इन्फिनिटी तक लेके जाना। ध्यान से देखो, हमने इलेक्ट्रॉन की देखो मूवमेंट दिखाई है, कहां पे चला गया, क्योंकि है क्या यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन की देखो अट्रैक्शन है इसकी न्यूक्लियस के साथ। अब हमें बाहर से क्या देनी पड़ी, यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी, कितनी एनर्जी दें कि अट्रैक्शन टूट जाए और इलेक्ट्रॉन कहां पे पहुंच जाए, बोलो एट द इन्फिनिटी। जैसे अब हमारा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया, तब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। सिंपली वैल्यू पुट की हमने, n1 इज इक्वल टू 2 और n2 इज इक्वल टू बोलो क्या, इन्फिनिटी तक। केस यहाँ पे आपके हाइड्रोजन एटम का है, तो आप जेड की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट जरूर करेंगे, 1 पुट करेंगे आप यहाँ पे, एक रिएक्शन कर लेना। कैलकुलेशन आप अपने लेवल के ऊपर भी जरूर करके देखें, आपका ये आंसर आ जाएगा 5.45 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस में 18 जूल पर एटम। नाउ द वेवलेंथ, वेवलेंथ का रिलेशन अभी हमने पीछे बताया भी था आपको, इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा होगा, तो लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ द एनर्जी हियर, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। 3647 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस में 10 मीटर, या आप इसको एंगस्ट्रॉन की फॉर्म में लिखिए तो 3647 एंगस्ट्रॉन, बिकॉज इन 1 एंगस्ट्रॉन देयर आर 10 की पावर माइनस में 10 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.55,
emission transition in the Pascal series ends orbit n is equal to 5 and starts from the orbit n and it can be represented as nu is equal to, देखो ये relation given है. Calculate the value of the n if the transition is observed at 1285 nanometer. Find the region of this spectrum. Wavelength of the transition कितनी given है बोलो आपकी 1285 nanometer. नैनोमीटर मीटर में कन्वर्ट कर दिया आपकी 10 की पावर -9, साथ में आपने ऐड किया कि 1, क्योंकि आप जानते हैं इन 1 नैनोमीटर देयर आर 10 की पावर माइनस में 9 मीटर, तो 1285 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस में 9 मीटर आ गया. C न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा. C की वैल्यू पुट करें, वेवलेंथ की वैल्यू पुट करें, आपका आंसर क्या आ जाएगा 2.33 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 14 पर सेकेंड, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी आपने निकाली. एंड इट इज गिवन दैट, देखो पहले से गिवन है कि न्यू इज इक्वल टू बोलो क्या था 3.29. आप ऊपर देखें स्टेटमेंट कि न्यू इज इक्वल टू 3.29 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 15 जेड स्क्वायर 1/3 स्क्वायर माइनस में 1/n स्क्वायर हर्ट्ज. तो न्यू की वैल्यू आपने क्या पुट की, देखो ये हमने पहले निकाल लिया 2.33 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 14 इज इक्वल टू 3.29 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 15 जेड स्क्वायर. और n1 की वैल्यू क्या पुट की आपने बोलो, वो 3 वैल्यू पहले से गिवन है हमें. जो n2 है जो आपका सेकंड, n1 की वैल्यू 3 पुट की, n2 हमें निकालना है, जिसको सिंपली हमने n लिख के पुट कर दिया यहाँ पे. तो n की वैल्यू देखो, ये जो z है हमने हर जगह जो z लिखा है, z को आप 1 पुट करेंगे. z को आप क्या पुट करेंगे 1 फॉर द हाइड्रोजन एटम है ये, क्योंकि अगर कोई और एटम होता तो वो गिवन होता है यहाँ पे. तो ये पास्कल सीरीज दे रखी है किसके लिए, फॉर द हाइड्रोजन एटम, ये आप ध्यान रखेंगे. तो n इज इक्वल टू 5 आ गया आपका यहाँ पे. तो n इज जो n2 इज इक्वल टू 5 आया है, n1 तो बोलो क्या था आपका 3 था यहाँ पे, तो n2 इज इक्वल टू 5 आ गया. मींस ट्रांजिशन कहां से कहां पे हुई है, 5 से लेके बोलो कहां पे चला आपका 3 तक. तो आप ध्यान से देखें, मींस 5 से लेके 3 तक जाएं तो बोलो कौन सी ट्रांजिशन होती है, जल्दी बताएं. लेमान सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कल सीरीज. पास्कल सीरीज वही होती है ना जब आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाए, 3rd तक आ जाता है. तो रीजन कौन सा होता है स्पेक्ट्रा का, यानी 5 से लेके 3 तक आपकी ट्रांजिशन हुई है. तो n की वैल्यू हमें कैलकुलेट की, और ये आप जानते हैं दैट इज ऑब्जर्व्ड इन द IR रीजन, क्योंकि आपने पढ़ा था कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आया आउटर शेल से, फर्स्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन आता है उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है दैट विल बी कंपैरिजन विद द बोलो क्या UV रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. कहीं से भी आए इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आए तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो किस रीजन में होती है, दैट इज corresponds with the visible region of the electromagnetic spectrum. हमारे इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा ये हमें निकालना था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द n, मींस कहां से आ रहा है वो हमने निकाल दिया है. n जो वो शेल है जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा दैट इज द 5th शेल, क्योंकि n की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 निकाली है. लेकिन पहुंचेगा कहां पे 3rd शेल में, तभी तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था पास्कल सीरीज. फिर पूछ लिया कि स्पेक्ट्रा का कौन सा रीजन हो, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते थे कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए 3rd शेल में आता है दैट इज द IR रीजन, कि जो एनर्जी रिलीज होगी that corresponds with the IR region of the electromagnetic spectrum. Now the next question, question number 2.56. Calculate the wavelength for the emission transition if it starts from the orbit having radius 1.3225 nanometer and ends किस रेडियस के अंदर आ जाए 211.6 picometer. Name the series to which this transition belongs and the region of the spectrum. तो रेडियस का जो फार्मूला है जो हम जानते हैं 0.059 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z नैनोमीटर, ये फार्मूला है आपका. बेटा सभी बच्चे एक चीज की तरफ जरूर ध्यान दें, हमने ये गलती से मेरा अभी अभी इसके ऊपर ध्यान गया कि जितने भी पीछे हमने न्यूमेरिकल करवाए हैं वहां पे ये 0.010 बेटा ये एक्स्ट्रा है यहाँ से, इसको आप जरूर रिमूव कर दें, क्योंकि रेडियस का फार्मूला होता है 0.529 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z. ये एक 0 एक्स्ट्रा लग गई थी, शायद पीछे वाली भी जो हमने न्यूमेरिकल किए शायद मैंने बोल भी ऐसे दिया हो कि 0.0592, लेकिन अभी अभी मेरा इसकी तरफ ध्यान गया कि मैंने ये 0 एक एक्स्ट्रा लगा दी है. तो मीन्स आप ये ध्यान रखें रेडियस का फार्मूला होता है 0.529 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर डिवाइड बाय z. तो ये एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई मेरे से,
कि एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई टाइपिंग के दौरान, तो इस चीज को बेटा आप करेक्शन कर लेना। अब देखो आगे हमने ठीक लिखा है 0.529 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर डिवाइड बाय z एंगस्ट्रॉन। जब इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 52.9 n स्क्वायर डिवाइड बाय z पिकोमीटर। कुछ चीजें हैं बेटा, इन चीजों को आप अपने लेवल के ऊपर भी क्रॉस चेक कर दिया करें कि कहीं पे मान लीजिए फॉर्मूला लिखते वक्त कोई मिस्टेक रह जाए, तो उस चीज की तरफ आप थोड़ा जरूर ध्यान दें। एक सेकंड में दोबारा क्रॉस चेक कर देता हूं बेटा, एक सेकंड रुकना। नहीं बेटा ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक था बेटा, जीरो आएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने नैनोमीटर लिख रखा है, तो 0.0592 ये जीरो आएगी, क्योंकि इस जीरो को, एक डेसिमल को जब हम हटाएंगे नीचे तो एक 10 आ जाएगा। ये नैनोमीटर है, नैनोमीटर मींस 10 की पावर -9। ये 10 ऊपर जाके तभी तो आपका जाके क्या बनेगा, 10 की पावर -9 का 10 की पावर -10, और तभी हम उसको लिख पाएंगे एंगस्ट्रॉन। तो बेटा ये बिल्कुल ठीक था, ये बिल्कुल करेक्ट है बेटा, एग्जैक्ट है ये, बिल्कुल सारी बातें बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया ना, सारे फॉर्मूले ठीक लिख रखे हैं हमने। जहां पे नैनोमीटर है वहां पे जीरो आएगा, और अदरवाइज 0.529 n स्क्वायर डिवाइड बाय z एंगस्ट्रॉन, ये बिल्कुल ठीक हो गया बेटा। और पिकोमीटर की फॉर्म में लिखेंगे तो 52.9 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर डिवाइड बाय z पिकोमीटर। एवरीथिंग इज करेक्ट हियर। अब मैंने सारा सब कुछ दोबारा से चेक कर लिया है। इसके बाद रेडियस जो 1 है, अगर हम उसको देखें R1 को, तो उसकी वैल्यू कितनी गिवन है बेटा यहाँ पे, 1.3225 नैनोमीटर। दैट इज इक्वल टू 1.3225 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -9 मीटर। ये एक 2 को मैंने हटा दिया, इज इक्वल टू 10 की पावर -12 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे बोलो, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करें, और 10 की पावर 3 से अगर आप डिवाइड कर दें, ये तो ऊपर जाके बोलो क्या बन जाएगा, बोलो किस चीज में हो जाएगा, बोलो ध्यान से देखें बेटा। ये 10 की पावर 3 है ना बेटा नीचे, तो 3 है, तो इस डेसिमल को और आप लेके जाएं आगे। जस्ट ए मिनट बेटा, एक सेकंड रुकना। ये 2 नहीं है बेटा, देखो 2 ये एक्स्ट्रा है, तो कितने के बाद है, 1 2 3 4, 4 के बाद डेसिमल है। अगर हम इस डेसिमल को हटा दें तो नीचे क्या आएगा, 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 आएगा यहाँ पे। तो अगर हम 3 को ऊपर ले जाएं तो 10 की पावर -12 हो गया ये मीटर, तो नीचे क्या बच जाएगा बेटा, 10 की पावर 4 को आप लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 10। 3 को आप ऊपर ले गए तो एक 1 ये बच गया, तो 1322.5 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 1322.5। देखो ये हटा दें बेटा यहाँ से, हाँ ये एक्स्ट्रा है ना बेटा यहाँ से, अब बिल्कुल ठीक हो गया। 1322.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -12 मीटर, एंड इट इज इक्वल टू 1322.5 पिकोमीटर। अब बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया बेटा, बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट, फॉर द सेकंड रेडियस, वैल्यू कितनी गिवन है, 211.6 पिकोमीटर। देखो ये ऊपर वैल्यू गिवन है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखें, 211.6 पिकोमीटर। 211.6 पिकोमीटर को आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -12 मीटर बेटा, ऐसे आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते थे, 12 को आप इस 12 की जगह लिख सकते हैं 211.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। और ये 10 की पावर देखो ये -3 है ना बेटा, इसको जब आप नीचे लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 211.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 और डिवाइडेड बाय, ये इसको नीचे ले आए तो 1000। तो बेटा कितना आ जाएगा, ये 1000। 1000 इसको हटाएंगे तो यहाँ पे ये हटके, और यहाँ पे बोलो क्या आ जाएगा, ये डेसिमल, यहाँ पे यही हमने डायरेक्ट लिख दिया 0.2116 नैनोमीटर, क्योंकि 10 की पावर बेटा ये 9 है, देखो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो हमने ये नैनोमीटर की फॉर्म में लिखा है। अब नैनोमीटर देखो आप ध्यान से देखिए, वही चीज है,
डेसिमल हटाया तो 0.2116 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -9 मीटर, 211.6 इंटू 10 की पावर -12 मीटर और 211.6 पिकोमीटर। ये मैंने आपको सिर्फ कन्वर्जन करके दिखाए हैं इस बेसिस के ऊपर कि जो न्यूमेरिकल है हो सकता है यहाँ पे आपके पिकोमीटर ना देके यहाँ पे भी बेटा क्या गिवन होता, 0.2116 नैनोमीटर गिवन होता। तो हम इस दोनों को नैनोमीटर में रखें या दोनों को आप पिकोमीटर के अंदर रखें। तो ये कन्वर्जन मैंने आपको करके यहाँ पे दिखाए हैं। उसके बाद n1 स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो किसके इक्वल होगा, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला है ये आपका, ये जो n स्क्वायर लिखा था ना हमने, r इज इक्वल टू 52.9 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर डिवाइड बाय z पिकोमीटर। अगर हम n स्क्वायर लिखें तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ शाबाश जल्दी से, r z डिवाइडेड बाय 52.9। हमने सिंपली वैल्यू पुट की, r1 की वैल्यू पुट की 1322.5 मल्टीप्लाइड बाय z डिवाइडेड बाय 52.9, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। तो n2 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, r2 z डिवाइडेड बाय 52.9। यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी 211.6 मल्टीप्लाइड बाय z डिवाइड बाय 52.9। अब डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से, n1 स्क्वायर डिवाइड बाय n2 स्क्वायर। देखो ये n1 स्क्वायर की वैल्यू की, और इसको डिवाइड अब किससे करेंगे, n2 स्क्वायर से। देखो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद कॉमन चीजों को आप कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद आपका आंसर आ गया नियर अबाउट 6.25। 6.25 तो आप क्या लिखेंगे, n1 डिवाइड बाय n2। देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो दूसरी साइड में जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका क्या आएगा, नियर अबाउट आंसर 2.5। मिस इसको आप लिख सकते हैं 25 डिवाइड बाय 10, क्योंकि डेसिमल को हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो क्या आ जाएगा 5/2। मींस जो रेशियो है n1 बाय n2 क्या आ गया, 5/2। व्हाट इट मींस कि n1 की वैल्यू 5 है, n2 की वैल्यू 2 है। तो मींस n1 की वैल्यू 5 हो गई, n2 की वैल्यू बोलो क्या हो गई, 2। पावर डायग्राम में देखना फिर ट्रांजिशन कहां से कहां पे होगा, n5 से लेके n=2 पे ट्रांजिशन होगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द वेवलेंथ। अभी तक हमने ट्रांजिशन निकाली बेटा कि 5 से लेके 2 तक हो गई, अब हम वेवलेंथ भी निकाल देंगे। तो इट इज बिलोंग्स टू द बाल्मर सीरीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए लेकिन सेकंड शेल में अगर वो पहुंच जाता है तो वो कैसी ट्रांजिशन कहलाती है, दैट इज द रिलेशन विद द बाल्मर सीरीज। तो द वेवलेंथ फॉर द वेव नंबर निकालना है फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन। हमें तो इसी की वेवलेंथ निकालनी है जो 5 से 2 तक जाए। फार्मूला है बेसिक हमारा, n1 की वैल्यू 5, n2 की वैल्यू 2 पुट किया आपने, z की वैल्यू 1, रेडबर्ग कांस्टेंट आपने पुट कर दिया। आपका ये आंसर आ जाएगा 2.33 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स। दैट इज द, बोलो किस चीज का आंसर है, वेव नंबर की फॉर्म में। अगर वेवलेंथ निकालना हो तो क्या होता है, आप जानते हैं ना कि वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1 लैम्डा। तो जो आपका आंसर यहाँ पे आ गया इसका रेसिप्रोकल ले लें, वो वेवलेंथ हो जाएगी। तो मिस लैम्डा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ दैट वैल्यू, मिस 1 आपने क्या कर दिया 2.33 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4। तो बोलो कितना आ गया आंसर, 0.434 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। इनवर्स नहीं रहेगा, अब ये बेटा क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। फिर इसको नैनोमीटर में आप बड़ी आराम से कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल यूनिट कन्वर्जन। आपका 434 नैनोमीटर विल बी द आंसर। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो बोहर मॉडल ऑफ एटम के बेसिस के ऊपर थे। आपके डिफरेंट ट्रांजिशंस जिसमें आपकी लगाई, जिसमें हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का फार्मूला भी लगाया इज इक्वल टू hc/लैम्डा भी आपने यूज किया। So thank you, that all about today's lecture about these different important numericals which are basically from the NCERT book. Thank you.